नमस्कार साथियों, मेरा पाठशाला परिवार पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो अपना सेशन है वो है इकोनॉमिक मैराथन क्लास। इकोनॉमिक का जो भी पोर्शंस आपके इसमें आता है एसएसटी के पेपर में, सेकंड पेपर में, उसमें जो भी पोर्शन इकोनॉमी के आता है उसका पूरा सार आपको इसमें मिल जाएगा। अगर एक पहले मैराथन क्लास ली गई है और आज की मैराथन क्लास दोनों को मिलाकर अगर आप ढंग से अगर तैयार करते हो तो मे भी आपको इसमें से पोर्शन बाहर नहीं रहेगा। आप सभी को एग्जाम से पहले महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं आपको कुछ बता देता हूं कि किस तरीके से अपन को एग्जाम्स को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि जहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पे एग्जाम्स में एक्यूरेसी बहुत बड़ा मायने रखती है कि किस तरीके से अपन अटेम्प्ट करें। जहां पे आप श्योर हो, 100% कंफर्म हो, वहीं पे अटेम्प्ट कीजिए। पिछली बार कट ऑफ क्या गई, इस बार क्या जाएगी, उसके ऊपर फोकस मत रखिए। तो आप अच्छे से और प्रॉपरली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अच्छे से उनको ही कीजिए। और ओएमआर शीट भरते समय भी आप विशेष ध्यान रखिए कि किसी तरह की गलतियां ना हो। बहुत बार बच्चे ये भी गलतियां करते हैं जो ओएमआर शीट को भरते समय भी गलतियां करते हैं, तो उन गलतियों से, वैसी गलतियों से आप बचिए और अच्छे से पेपर को मेंटली कॉन्सेंट्रेट करके आराम से पेपर देके आइए। लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को समझाता है? राजकोषीय घाटा जो होता है उसके सूत्र को समझने वाला कौन सा समीकरण आपके इसमें है? राजकोषीय घाटे के समीकरण को समझने वाला। अब राजकोषीय घाटा जो होता है ना, वो किससे पूर्ति होती है? प्राथमिक घाटे के बाद में राजकोषीय घाटा आता है। तो राजकोषीय घाटे की जो प्रतिपूर्ति है, क्षतिपूर्ति जो है, वो कैसे की जाती है, कहां से? क्योंकि बजट जो होता है, बजट का हमेशा दोनों पार्ट्स का जो बैलेंस होता है वो इक्वल होता है। एक की जो आवक होती है और एक होती है आपकी व्यय, खर्चे जो होते हैं, उन दोनों साइड्स का टोटल बराबर होता है। और उसको टोटल को बराबर करने के लिए अपने को क्या करना होता है, वो जो राजकोषीय घाटे को पूर्ति को बराबर करने के लिए जो टूल्स आप यूज करते हो वही इसमें रहेगा। तो राजकोषीय घाटे को दर्शाने वाला सूत्र जो है ना, वो रहेगा राजकोषीय घाटा जो अगर होता है तो गवर्नमेंट कहां से पैसा लेती है उस राजकोषीय घाटे की कमी के लिए, तो वो क्या करेगी, जो है शुद्ध घरेलू उधार, आरबीआई से उधार या विदेशों से उधार लेकर राजकोषीय घाटे की पूर्ति करती है। कैसे करती है कि विदेशों से उधार लेती है या फिर उसके बाद में आरबीआई से उधार लेती है या फिर अपने जनता से उधार लेती है। उसको उधार लेकर वो जो राजकोषीय घाटा जो होता है उसकी प्रतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति जो है वो गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु लोक वस्तु या पब्लिक गुड्स की श्रेणी में नहीं आता है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो पब्लिक गुड्स या लोक वस्तु की कैटेगरी में नहीं आता है? जो चीजें सबके लिए उपयोगेबल होती है उनको बोलते हैं अपन लोक गुड्स, लोक वस्तु या पब्लिक गुड्स। सरकारी प्रशासन सबके लिए इस्तेमाल होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा सबके लिए होती है, सड़कें सबके लिए होती है, लेकिन कार जो होती है वो व्यक्तिगत होती है, इंडिविजुअल होती है, ना कि सबके लिए इस्तेमाल की जाती है। कार क्या होती है? व्यक्तिगत वस्तु होती है, ना कि लोक वस्तु। नेक्स्ट आपका है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है, जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है। क्या है? औसत कीमत का माप है। एवरेज प्राइस ली जाती है, एक टोकरी या बास्केट बनाया जाता है जो डेली उपभोग में आने वाली वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका, और उनकी एवरेज प्राइस को लिया जाता है। किसके लिए? हेडलाइन मुद्रास्फीति के लिए। कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अस्थिर मूल्यों वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। और जो कोर मुद्रास्फीति जो होती है उसमें से जो डेली फ्लक्चुएशन वाली, ज्यादा फ्लक्चुएशन वाली जो वस्तुएं जिनकी प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है उनको माइनस करने के बाद में उसमें कौन सी आएगी? जो खाद्य वस्तुएं हैं और ईंधन को बाहर रखने के बाद में जो बाकी बचती है उनका जो एवरेज माप जो प्राइस होती है उसका जो होता है टोटल, उनका एवरेज जो होता है उसको कोर मुद्रास्फीति की कैटेगरी में मानते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ए और बी दोनों कथन आपके सही है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति जो होती है उसमें क्या होता है कि एक टोकरी बनाई जाती है जिसमें उपभोग वस्तुएं जो होती है उनका टोटल का एवरेज लिया जाता है। और कोर मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या है कि उसमें से खाद्य पदार्थ जो होते हैं और ईंधन जिनकी सब ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएट होती है उनको माइनस करने के बाद में जो वैल्यू बचेगी उनको इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख
नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है। शाक नियंत्रण की दो विधि आपकी आती है, चयनात्मक आती है या गुणात्मक बोल सकते हो इसको। गुणात्मक का ही दूसरा पार्ट होता है चयनात्मक, और दूसरी आपकी रहती है, सेकंड मेथड जो रहेगा वो रहेगा आपका मात्रात्मक या परिमाणात्मक विधि। मात्रात्मक या परिमाणात्मक विधि। तो इनमें से कौन सी विधि जो है वो चयनात्मक शाक की विधि नहीं है। आरबीआई के द्वारा, सुप्रभात, आरबीआई के द्वारा क्रेडिट पॉलिसी को मॉनिटर करने के लिए दो तरह के टूल्स काम में लिया जाए, दो पॉलिसी ली जाती है, एक गुणात्मक हो गई और एक हो गई आपकी मात्रात्मक पॉलिसी। तो इनमें से कौन सी जो है चयनात्मक या गुणात्मक विधि नहीं है? जी नहीं। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए ढंग से कि इसमें पूछा क्या है। चयनात्मक शाक के संबंध में सही विकल्प नहीं है। उधार मार्जिन में परिवर्तन जो होता है वो चयनात्मक का पार्ट है। शाक की राशनिंग करना भी चयनात्मक है, और नैतिक दबाव वो भी चयनात्मक शाक नियंत्रण या गुणात्मक विधि का उपाय है। सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने की जो प्रक्रिया होती है वो गुणात्मक या परिमाणात्मक में आती है। चयनात्मक या गुणात्मक मेथड और मात्रात्मक मेथड में एक ही डिफरेंस रहता है कि जहां पे आपके मात्रा का निर्धारण या जहां पे पूरी की पूरी आपके राशि को परिवर्तित करने का कोई इकोनॉमी में अगर चेंज करने का अगर कोई मेथड यूज किया जाता है जिसमें मात्रा में परिवर्तन आता हो, वो आपका रहेगा परिमाणात्मक या मात्रात्मक मेथड। लेकिन जहां पे कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को प्रभावित करने के लिए अगर किया जाता है वो चयनात्मक या गुणात्मक मेथड से होगा, जहां पे उसकी क्वांटिटी को नहीं लेकर क्वालिटी में सुधार करने की कोशिश की जाती है पर्टिकुलर सेक्टर्स को फोकस करके। नेक्स्ट आपका है वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत किस क्रम पर है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक जो है उसमें भारत किस स्थान पर है, वर्तमान में भारत किस स्थान पर है वैश्विक खुशहाली सूचकांक में। जी बिल्कुल सही, 118वें स्थान पर है। इससे पहले कौन से स्थान पे था? 126वें स्थान पे था। 8 स्थानों का सुधार हुआ है। 2024 में 126वें स्थान पे था। 2025 की वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार जो है ने भारत जो है वो कौन से स्थान पे? 118वें स्थान पे 146 देशों में। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने, पहले 126वां था, अभी 118वां स्थान है। 2024 में 126वां था। तो राजकोषीय नीति मींस कि अर्थव्यवस्था में जो मौद्रिक पॉलिसी है एक, और एक राजकोषीय पॉलिसी होती है जो अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने और इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए अप्लाई की जाती है। राजकीय पॉलिसी जो है, राजकोषीय पॉलिसी जो फिस्कल जो पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा, और मौद्रिक नीति जो होती है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा कंट्रोल की जाती है। यहाँ पे आपको पूछा कि राजकोषीय नीति का उपकरण कौन सा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो राजकोषीय नीति का नहीं है। कुछ इंस्ट्रूमेंट राजकोषीय नीति के होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो आपके किसके होते हैं? मौद्रिक नीति के। सार्वजनिक व्यय जो होता है वो राजकोषीय नीति का है। ऋणार्थ प्रबंधन जो होता है राजकोषीय नीति, और करारोपण जो है वो भी राजकोषीय। ब्याज दर जो है वो मौद्रिक नीति का उपकरण है। किसका है? मौद्रिक नीति का उपकरण है। ऋणार्थ प्रबंधन मींस की सरकार के द्वारा जब बजट में घाटा होता है तो उस घाटे की पूर्ति के लिए गवर्नमेंट पैसा जो है वो कहां से करती है? तो वो या तो लोन लेगी, पब्लिक से लेगी, आरबीआई से लेगी, या बाहर से विदेशी कंट्रियों से लेगी। अगर फिर भी उनकी पूर्ति नहीं हो पाती तो क्या करती है? फिर नोट छपवाती है आरबीआई से कि भाई हमें इतने नोट छाप के दीजिए। तो जब भी राजकोषीय घाटे की या प्राथमिक घाटे की पूर्ति के लिए जब सरकार के द्वारा अगर करेंसी छापी जाती है, नोट छापे जाते हैं, तो उस प्रबंधन को जो कहते हैं, जो वो अरेंजमेंट जो किया जाता है उसको कहते हैं ऋणार्थ प्रबंधन। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष व महिला साक्षरता के बीच अंतर लगभग कितने का था? महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता के बीच में जो अंतर था वो कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता में कितना अंतर था? आप लोग आंसर दीजिए कि महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता के बीच में कितना डिफरेंस था 2011 में।
कीजिए, आंसर कीजिए आप लोग। दो 2011 की जनगणना और में पुरुष व महिला साक्षरता के बीच में 27% का लगभग अंतर था। टोटल 27.1 का एग्जैक्ट अंतर था पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के बीच में। खर्च योग्य आय होती है, खर्च योग्य आय जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें से व्यक्तिगत आय निकालते हैं और व्यक्तिगत आय से अपन खर्च योग्य आय निकालते हैं। और खर्च योग्य आय कैसे निकालते हैं अपन? व्यक्तिगत आय माइनस कर जो होते हैं, प्रत्यक्ष कर इसमें नॉर्मली रहता है। प्रत्यक्ष कर जो है अपन टैक्स लायबिलिटी जो है उसका भुगतान करने के बाद में जो वैल्यू शेष बचती है वो वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं? उस वैल्यू को अपन बोलते हैं खर्च योग्य आय। मीन्स की जो व्यक्तिगत आय आपके पास में है, प्रति व्यक्ति आय के बाद में जो व्यक्तिगत आय कैलकुलेटेड की जाती है उस व्यक्तिगत आय में से जो आपके पास में प्रत्यक्ष करों का भुगतान करने के बाद में जो पैसा बचेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? खर्च योग्य आय। अब खर्च योग्य आय का कौन सा स्टेटमेंट सही रहेगा? व्यक्तिगत आय का वह हिस्सा जिसका उपभोग एवं बचत के रूप में उपयोग किया जा सकता है उसको व्यक्तिगत आय कहते हैं। मीन्स की खर्च योग्य आय कहते हैं व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर निकालने के बाद में जो कुछ आपके पास में बचा हुआ है उसका या तो आप कंजप्शन करोगे या फिर सेविंग करोगे। कंजम्पशन या सेविंग करने के लिए जो पैसा आपके पास में अवेलेबल है उस आय को या इनकम को अपन बोलते हैं खर्च योग्य आय। मीन्स की जो आपकी लायबिलिटी जो है गवर्नमेंट के प्रति, राधे राधे, गवर्नमेंट के प्रति जो आपकी लायबिलिटी है उसका भुगतान करने के बाद में जो कुछ आपके पास में बचेगा आपकी इनकम में से वो आपके पास में खर्च योग्य आय, डिस्पोजेबल इनकम होगी। उपभोग फलन दर्शाता है कि अगर किसी चीज का अपन कंजम्पशन कर रहे हैं उसका फलन क्या दर्शाता है कि उपभोग तथा खर्च करने योग्य आय के बीच धनात्मक संबंध को दर्शाता है कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कंजम्पशन खर्च जो है वो आपका बढ़ता जाएगा। नमस्कार जी, नमस्कार। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कंजम्पशन जो है वो बढ़ता जाएगा। राष्ट्रीय आय का जो फॉर्मूला होता है या जो मेथड होता है उसके अनुसार ये होता है कि जैसे जैसे आपकी आय जो खर्च योग्य आय है वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता जाएगा और कंजम्पशन बढ़ने के हिसाब से क्या रहेगा कि वैसे वैसे आपकी इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो उपभोग फलन मीन्स की उपभोग तथा खर्च करने योग्य आय के बीच में जो पॉजिटिव रिलेशनशिप को दर्शाता है। बेलगाम मुद्रास्फीति संबंधित है। मुद्रास्फीति की वह अवस्था, कौन सी अवस्था को अपन बेलगाम मुद्रास्फीति कहते हैं जी? बेलगाम मुद्रास्फीति का जो है वो कौन सी जो स्थिति है उसको अपन बेलगाम मुद्रास्फीति कहते हैं क्योंकि उसको अलग अलग जो स्पीड बढ़ने की होती है उस स्पीड के अकॉर्डिंग अपन मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को है अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। एक रेंगती हुई, चलती हुई, दौड़ती हुई और एक सरपट दौड़ती हुई या उछल कूदती हुई मुद्रास्फीति। रेंगती हुई मींस की बहुत धीरे धीरे प्राइस से बढ़ती, चलती हुई की मतलब थोड़ा सा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही आपका कि अत्यधिक मुद्रास्फीति के काल जिसमें दरें 50% प्रति माह से भी अधिक बढ़ती है। हर महीने आपको, हर 2 महीने में आपकी जो प्राइस जो है वो डबल पहुंच जाती, उस कैटेगरी की जो स्थिति या मुद्रास्फीति जो होती है उसको अपन बोलते क्या लगा? बेलगाम मुद्रास्फीति, क्योंकि फिर उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल होता है इस तरह की मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना। विदेशी मुद्रा सुधार किसके द्वारा किया जाता है? विदेशी मुद्रा सुधार जो है वो किस मेथड या किसके द्वारा या कैसे किया जाता है? फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी के स्टॉक या फॉरेन करेंसी से संबंधित जो सुधार है वो कौन से मेथड या किस तरीके से किए जाते हैं? विदेशी मुद्रा के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन करना, निश्चित विनिमय दर प्रणाली का परिचय, बाजार शक्ति द्वारा विनिमय दर का निर्धारण। फॉरेन करेंसी मेथड में जो भी सुधार करना होगा वो पहली चीज रहेगी विदेशी मुद्रा के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन करके निर्यात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, क्योंकि अवमूल्यन का जो इफेक्ट आएगा वो आता है हमेशा आपके एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट में क्या होगा कि जैसे जैसे अवमूल्यन करोगे आपकी करेंसी की वैल्यू कम होती जाएगी वैसे वैसे उसकी वैल्यू जो है निर्यात की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसको अतिरिक्त वैल्यू जो है वो करेंसी एक्सचेंज से प्राप्त होगी जिससे वो और ज्यादा प्रोत्साहित होगा निर्यात करने के लिए। दूसरा, विनिमय दर का जो निर्धारण है वो आपको किसके आधार पे करना है? बाजार की शक्तियों के हिसाब से, मींस की जो एक्सचेंज रेट जो आपकी करेंसी की है
उस एक्सचेंज रेट को आपको किसके ऊपर छोड़ देना है, उस एक्सचेंज रेट को आपको मार्केट के हवाले छोड़ देना चाहिए कि वो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से आपकी जो है एक्सचेंज रेट डिसाइड होगी। उसमें आपका किसी भी तरह का मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1991 से पहले जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई थी, उससे पहले जो अपने यहाँ पे एक्सचेंज रेट का जो डिसाइड होता था, निर्धारण होता था, वो किसके आधार पे होता था, आरबीआई के द्वारा निश्चित होता था। उसमें 2-3% या 4% का मार्जिन रखते थे कि वहां तक ऊपर और नीचे जा सकती है, 4% ऊपर जा सकती है, 4% नीचे जा सकती है। उससे ज्यादा अगर परिवर्तन अगर एक्सचेंज वैल्यू में होता था तो उसमें आरबीआई क्या करती थी, उसको कंट्रोल करती थी, गोल्ड को बाई और सेल करती। अगर अपने रुपए की वैल्यू कम हो रही है तो क्या करती थी, गोल्ड है वो सॉरी खरीदती थी, बेचती थी, सॉरी गोल्ड को क्या करती थी, बेचती थी, और उससे विदेशी करेंसी लेकर उसको मैनेज करती थी। जब अगर वैल्यू बढ़ रही है रुपए की तो उसको बेच के, खरीद के, और फिर से वो एक्सचेंज वैल्यू को मैनेज किया जाता था। लेकिन 1991 के बाद में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, न्यू रिफॉर्म्स आए, इकोनॉमी को एक नई तस्वीर मिली, नया रास्ता मिला, नया तरीका मिला, उसके बाद में जो एक्सचेंज रेट जो आपकी है उसको क्या किया गया, बाजार की शक्ति की मींस की मार्केट के हवाले कर दिया गया कि मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई जो करेंसी की है उसके अकॉर्डिंग जो विनिमय दर या एक्सचेंज रेट जो है वो फिक्स होगी। भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अधिकतम सीमा क्या है? एफडीआई की अधिकतम सीमा या विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मींस की दो तरीके से जो है विदेशी निवेश आता है अपने पास में, एक एफडीआई के तौर पे और एक एफआईआई के तौर पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस कि विदेशी के द्वारा भारतीय कंपनी के अंदर सीधा इन्वेस्टमेंट जो होता है या उसकी हिस्सेदारी जो खरीदने की प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी। और जब वो हिस्सेदारी नहीं खरीद के शेयर मार्केट के थ्रू मार्केट में से शेयर परचेज करता है तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एफआईआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो बिल्कुल सही है आपका कि 74 जो है वो आपको जो बिल्कुल सही है आपका 74 जो है वो आपके निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए एफडीआई की दर निर्धारित की गई है कि 74% तक कोई भी विदेशी जो है वो भारतीय प्राइवेट बैंक में अपनी हिस्सेदारी परचेज कर सकता है। 26% हिस्सेदारी जो है वो इंडियन के पास में रहेगी। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किन दो मार्गों से हो सकता है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको इन्वेस्टमेंट करने के मेथड कौन कौन से? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जो वर्तमान में जो मेथड यूज किए जाते हैं वो कौन से जो मेथड है जिनसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपन ले सकते हैं या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? कौन कौन से दो मेथड यूज किए जाते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए? बिल्कुल सही है कुछ स्वचालित और सरकारी मार्ग। स्वचालित मीन्स की ऑटोमेटेड जो क्षेत्र जो है वो ओपन किए गए जिसमें आप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई के लिए आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी है, आपके लिए जो सीमा निर्धारित की गई उस सीमा तक आप उसमें इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। दूसरा सरकारी मार्ग है जिसमें आरबीआई और गवर्नमेंट की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके लिए एफडीआई इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार की और आरबीआई की पूर्वानुमति आवश्यक है कि उनकी अनुमति के बाद में ही आप उस क्षेत्र में जो है वो एफडीआई इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। एक विशेष समय अवधि के दौरान यदि सरकारी खर्च कुल आगम से ज्यादा हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मींस की फाइनेंशियल वर्ष के अंतर्गत 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के दौरान अगर सरकार के खर्चे उसकी इनकम से ज्यादा हो जाते हैं तो उस परिस्थिति को अपन क्या बोलेंगे? जब सरकार के खर्चे जो है वो उसकी इनकम से अगर ज्यादा हो जाते हैं तो उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? जब सरकार के खर्चे अगर ज्यादा हो जाते हैं तो उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? सरकारी बजट घाटा। जब कुल आगम जो है आपकी इनकम जो है अगर खर्चे से ज्यादा होती है तो बजट आदि के बोलते हैं उसको सरप्लस। और जब आगम और खर्च दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं अपन संतुलित बजट। और जब बजट के घाटे की पूर्ति के लिए द्वारा सरकार द्वारा अगर लोन लिया जाता है तो उसको बोलते हैं अपन सार्वजनिक ऋण। बिल्कुल सही है आपका बजट घाटा। निम्नलिखित में से कौन सा M1 मुद्रा की परिभाषा का हिस्सा नहीं है? कौन सा इसमें से कंपोनेंट्स है जो M1 जो आरबीआई के द्वारा मनी की सप्लाई के लिए जो टूल्स काम में लिए जाते हैं M1, M2, M3 और M4,
इनमें से कौन सा जो है वो कंपोनेंट्स इसमें से M1 में शामिल नहीं होता है। M1 में कौन कौन सा शामिल होता है? करेंसी सर्कुलेटेड इन मार्केट प्लस आपके डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, ये आपका M1 का पार्ट होता है। तो यहाँ पे कौन सा पेपर करेंसी और सिक्के, सर्कुलेटेड मनी इन मार्केट, बिल्कुल सही। आपका चेक जारी करने या डेबिट करने योग्य खाते मींस की डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, और सावधि जमा टाइम डिपॉजिट विथ बैंक जो होती है वो आपकी M3 में शामिल होती है। किसमें होती है? M3 में। बिल्कुल सही है आपका कि M1 जो होता है वो मुद्रा का संकीर्ण माप या नैरो मनी जिसको बोलते हैं, और M3 जो होते हैं उसको ब्रॉड मनी या विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। और M3 में आपका सावधि जमा होता है, तो M1 में ये नहीं है। करेंसी सर्कुलेटेड इन मार्केट, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई जो है वो आपकी M1 का पार्ट होता है। नेक्स्ट आपका जमा मुद्रा गुणक 5 होगा जब नकद कोषानुपात कितना होगा? क्योंकि जमा मुद्रा गुणक मींस की वह स्थिति कि जितना आप डिपॉजिट जो आपका नकद कोषानुपात या सीआरआर या जो रेशियो जो आरबीआई के द्वारा निश्चित किए जाते हैं, उन रेशियोज के कंपैरिजन में आपकी डिपॉजिट बढ़ती है। क्योंकि डिपॉजिट जो बढ़ती है बैंकों में वो डेरिवेटिव मेथड से बढ़ती है कि जैसे जैसे आप लोन लेते जाओगे वैसे वैसे वही पैसा आपके खाते में वापस जमा करके फिर से रेशियो का पोर्शन रखने के बाद में बाकी बचे हुए पैसे को फिर से लोन पे दिया जाता है। तो उसका मेथड जो फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई गुणक आपका होता है। रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है आपका सीआरआर निकालने का वो रहेगा 1 डिवाइडेड बाई गुणक। तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो आएगा नकद कोषानुपात 20%। बिल्कुल आपको जी अच्छी है, आपकी तैयारी बहुत शानदार है, इसी को कंटिन्यू रखे, अब जाइए आपका अच्छा होगा पेपर। यदि अर्थव्यवस्था अपने आर्थिक संसाधनों का अल्प उपयोग कर रही है तो केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए? जब अगर इकोनॉमी के अंदर जो उपलब्ध संसाधन है और उसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है, उस स्थिति में सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए? अपने यहाँ की स्थिति में कि अगर संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है तो आरबीआई को इस स्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए? जब संसाधन पूर्ण रूप से यूज नहीं किए जा रहे हैं, उनका अल्प यूज किया जा रहा है या पूर्ण विदोन नहीं हो पा रहा, तो उस स्थिति में आरबीआई को क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में आरबीआई को क्या करना चाहिए? समग्र मांग को बढ़ाने के लिए मुद्रा पूर्ति में वृद्धि करनी चाहिए। कि केंद्रीय बैंक या आरबीआई को क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही आपका आंसर कि जैसे जैसे अगर संसाधनों का यूज बढ़ाना है तो आपको मार्केट में मुद्रा की सप्लाई जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि लोगों के पास में जब पैसा आएगा तभी वो डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तभी प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तभी आपके जो संसाधन जो है उनका फुल इस्तेमाल होगा। बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? जो मानव विकास रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की जाती है, वो किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके द्वारा जो है मानव विकास रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब संधारणीय विकास लक्ष्य अपनाए गए थे? संधारणीय या सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इसके द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब शुरू किए गए थे, कब अपनाए गए थे? संधारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस कि इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि आपको फ्यूचर की आवश्यकताओं को बिना प्रभावित किए, बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए डेवलपमेंट करना है। बिल्कुल सही है। तो 2015 से जो है संधारणीय या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो लक्ष्य हैं वो अपनाए गए थे, किस तरीके से आपको डेवलपमेंट करना, उसके लिए जो पार्ट है वो लक्ष्य जो है या ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए थे। निम्नलिखित में से किससे हरित लेखांकन भी कहा जाता है? क्योंकि आजकल जीडीपी का कैलकुलेशन के लिए ग्रीन जीडीपी है वो भी कैलकुलेटेड की जाती है। ग्रीन जीडीपी जो है वो भी कैलकुलेटेड की जाती है। बिल्कुल सही गिरधारी सिंह जी। 2015 में जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो है ऑब्जेक्टिव है उनको अप्लाई किया गया था। 2015 से जो है वो जीडीपी के विकास के लिए आपके कुछ लक्ष्य निर्धारित किए, जिसे इस तरीके से करना कि 17 गोल। बिल्कुल सही।
तो उसके लिए कि आपको फ्यूचर आवश्यकताओं को प्रभावित नहीं करना, पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचानी है और उनका जो संसाधन उपलब्ध है उनका भी उस तरह से विरोध करना है कि फ्यूचर की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके, उस तरीके से आपको करना है। बिल्कुल सही है। हरित लेखांकन भी कहा जाता है किसको? पर्यावरण लेखांकन को भी हरित लेखांकन कहा जाता है, जिसमें आपकी जीडीपी में से जो कुछ आपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया उसको माइनस करने के बाद में जो आपकी वैल्यू आती है जीडीपी की, उसको बोलते हैं आपकी हरित जीडीपी। साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को इससे भी कहा जाता है। जो आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो आता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि जो आपकी एनएनपी है या जीडीपी है या जीएनपी है उसकी कैलकुलेशन है वो दो तरीके से होती है, बाजार कीमतों पे होती है और एक फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत पर होती है। जब अपन जो साधन यूज कर रहे हैं किसी प्रोडक्शन को करने के लिए और उनको जो भुगतान किया गया उनका टोटल अगर निकालते हैं तो उसको फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। और जब उसी प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू जो है पर यूनिट की प्राइस इनटू टोटल यूनिट जो आपने प्रोड्यूस की उनकी जो वैल्यू रहेगी वो आपकी क्या रहेगी? बाजार कीमत रहेगी। और दोनों में अंतर जो रहता है वो टैक्सेशन का रहता है कि जब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर दीजिए और सब्सिडी को माइनस कर दीजिए, तो जो वैल्यू आपकी आएगी वो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आएगी। और विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहते हैं अपन? राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है उसको अपन राष्ट्रीय आय भी कहते हैं, इसी को वास्तविक आय भी कहा जाता है। और जब एनएनपी एट मार्केट प्राइस जो होता है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस जब होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मौद्रिक आय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौद्रिक आय बोलते हैं, नॉमिनल आय, नॉमिनल आय। नेक्स्ट आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही। पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपयों में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, इन दोनों स्टेटमेंट में से आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है? वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद जो आपका वास्तविक और मौद्रिक दोनों जो है नॉमिनल जीडीपी है, दोनों में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है? सही है कि आपकी जो जीडीपी जो है मार्केट प्राइस पे और स्तर कीमतों पे दोनों पे बढ़ रही है। क्या हो रहा है? दोनों पे जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है कंटिन्यूअसली। निम्नलिखित में से कौन से भारत में प्रति व्यक्ति आय की धीमी संवृद्धि के मुख्य कारण है? जो भारत में प्रति व्यक्ति आय की जो ग्रोथ रेट है वो धीमी या धीरे है, तो उसके पीछे क्या कारण है? किस कारण से भारत में जो है वो प्रति व्यक्ति आय जो है वो धीरे है या धीमे बढ़ रही है? उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है जिसकी वजह से आय जो है वो आपकी कम स्पीड से या कम गति से बढ़ रही है? क्योंकि जिस गति से आपकी जीडीपी ग्रोथ कर रही है, जीडीपी जिस गति से बढ़ रही है उस गति से आपकी राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ रही है। उसके पीछे कारण क्या है? और जीडीपी की भी ग्रोथ जो है वो बाकी नेशंस को, अपन डेवलपिंग कंट्रीज को, डेवलप कंट्रीज को देखते हैं तो उसके मुकाबले आपकी स्पीड जो बढ़ने की है वो भी धीमी है। तो उसके पीछे क्या कारण है? वित्तीय घाटे का उच्च स्तर और उच्च जनसंख्या वृद्धि, ए और आपका बी और सी जो है उसके कारण आपके जो है वो प्रति व्यक्ति आय की, बिल्कुल सही आपका आंसर, प्रति व्यक्ति आय की जो ग्रोथ रेट है वो आपकी कम है। पूंजी निर्माण की उच्च दर होती है वो आपके विकास के लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि जितनी पूंजी निर्माण की दर ज्यादा होगी, जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा होगा, उतना ही आपके कंट्री के ग्रोथ के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। निम्नलिखित मुद्दों पर विचार कीजिए। उपभोक्ता वस्तुएं तथा सेवाएं, सकल निजी घरेलू निवेश, सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुएं तथा सेवाएं और विदेशों से निवल आय। उपयुक्त मदों में से किन्हें जीएनपी में शामिल किया जाता है? किसका पूछा आपको? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या शामिल किया जाता है? कौन कौन से कंपोनेंट जो है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में आपके शामिल होंगे? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग दीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची। जी नेक्स्ट, एक ही व्यक्ति जवाब दे रहा है।
अब बाकी लोग भी जवाब दीजिए, तो आपको भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, कहाँ अपन स्टैंड कर पा रहे हैं। बस एक ही व्यक्ति रिप्लाई कर रहा है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी में क्या क्या शामिल किया जाता है? पहला अपन जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं। जीडीपी का कैलकुलेशन करने के लिए ऑप्शन क्या है? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस से सॉरी प्लस आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये फॉर्मूला आपका जो रहेगा वो किसके लिए रहेगा? जीडीपी के लिए, कि जो अपने देश में पर्टिकुलर सीमा में एक्स माइनस एम करने के पीछे ये कि जो कुछ अपने देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत एक पर्टिकुलर वर्ष में जो भी कुछ भी उत्पादन किया गया उसका सभी का टोटल जो होगा वो होगा आपका जीडीपी। अब जीडीपी में से जीडीपी में प्लस करना है आपको किसको? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड या विदेशों से जो निवल आय जो आई है, शुद्ध आय जो विदेशों से प्राप्त हुई है, उसको प्लस करने के बाद में जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीडीपी मींस की आपका कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आपका हो गया ये कंजप्शन, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, सरकार द्वारा खर्च हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। तो तीनों का टोटल करने के बाद में तीनों का टोटल करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी जीडीपी। और इसी जीडीपी के अंदर आप विदेशों से निवल आय या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को अगर ऐड करते हो तो वो आपका होगा जीएनपी। तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपके हैं वो सही है, चारों के चारों ऑप्शन आपकी क्या है? सही है। नेक्स्ट आपका है निम्न कारणों से कौन सा कारण भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कौन कौन से कारण है जिनकी वजह से भारत में प्रति व्यक्ति आय है उसकी ग्रोथ जो है वो कम होती जा रही है, ग्रोथ जो है वो कम हो रही है? जनसंख्या में तेज वृद्धि बिल्कुल सही है, मूल्यों में बढ़ोतरी, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र के विकास की धीमी गति और विदेशी विनिमय की अनुपलब्धता, चारों कारण जो है वो आपके इसके लिए उत्तरदायी है। सॉरी तीनों कारण, पहले तीन कारण जो है वो इसके लिए उत्तरदायी है, ए बी और सी। जनसंख्या में तेज वृद्धि, मूल्यों में बढ़ोतरी और कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के विकास की धीमी गति है जिसके कारण भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है वो उसकी है बढ़त या ग्रोथ रेट जो है वो आपकी कम है। हरित सकल राष्ट्रीय आय कहलाती है। सकल हरित राष्ट्रीय आय क्या है? सकल हरित राष्ट्रीय आय आपकी क्या है? सकल हरित राष्ट्रीय आय जो है वो विदेशों से प्राप्त आय, कृषि तथा जंगलात की आय, वह हिस्सा जिसमें काला धन है, जिसमें पर्यावरण शरण को लेखा भी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? हरित आय। जिसमें पर्यावरण को जो आपने नुकसान पहुंचाया है उस पर्यावरण के नुकसान को भी इसमें शामिल किया जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? हरित सकल राष्ट्रीय आय। निम्न में से किसे विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? एक आपकी संकीर्ण मुद्रा होती है, संकीर्ण मुद्रा, और दूसरा आपका हो गया विस्तृत मुद्रा। संकीर्ण मुद्रा कौन सी होगी आपकी? M1 जो होती है संकीर्ण मुद्रा होती है, और जब M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स को ऐड कर देते हैं तो वो आपकी हो जाएगी विस्तृत मुद्रा, मींस की M3। विस्तृत मुद्रा या ब्रॉड मनी अपन किसको बोलते हैं? M3 को जो है विस्तृत मुद्रा या ब्रॉड मनी बोला जाता है। जब साधन कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे क्या कहा जाता है? जब साधनों की कीमतों में वृद्धि के कारण अगर कीमतों में वृद्धि होती है तो उसको कौन सी मुद्रास्फीति अपन कहते हैं? ये बिल्कुल सही, एमडी जाट। जब भी संसाधन जो यूज किए जाते हैं उन संसाधनों की अगर कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है, किसी प्रोडक्शन को करने के लिए जो संसाधन यूज किए जाते हैं उन संसाधनों की कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण किस तरह का इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति अपन उसको बोलते हैं। तो जब भी किसी संसाधन को यूज करके जो प्रोडक्शन किया जाता है उनकी कीमतों में वृद्धि के कारण उसको क्या बोलते हैं अपन? लागत प्रेरित कीमत स्फीति या मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं? लागत प्रेरित या लागत प्रेरित कीमत स्फीति या मुद्रास्फीति।
निम्न में से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक के चयनित साख नियंत्रण उपायों में से है? कौन सा मेथड जो है वो आरबीआई के द्वारा चयनित साख नियंत्रण उपायों में शामिल है? उधार की अधिकतम सीमाएं, बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं और नकद कोषानुपात। बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं और नकद कोषानुपात जो है वो किसके उपाय है? आपके मात्रात्मक मेथड। कौन सा है? आपका क्वांटिटिव मेथड जो है उसके पार्ट है। और जो आपका उधार की अधिकतम सीमाएं जो है वो आपका चयनात्मक साख नियंत्रण विधि का पार्ट है। किसका है? चयनात्मक साख नियंत्रण विधि का पार्ट। नेक्स्ट आपका है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। निर्धनता का दुष्चक्र मीन्स कि लोग गरीब है, उनके पास में पैसा नहीं है, जिसकी वजह से वो कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, मार्केट में से कुछ वस्तुएं परचेज नहीं कर पा रहे हैं, खरीद नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो आपका जीडीपी नहीं बढ़ पा रहा है, और जीडीपी नहीं बढ़ पा रहा है, प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से लोगों को वापस से पैसा नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से जो चक्कर चलता है अर्थव्यवस्था में, उसमें गरीबी ही कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो उस तरह की स्थिति को क्या बोलते हैं? निर्धनता दुष्चक्र। और ये अवधारणा है वो किससे संबंधित है? नरकस्य से संबंधित है। किससे है? नरकस्य से संबंधित। निम्न में से कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का एक घटक नहीं है? बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो है उसका कौन सा है जो एक घटक नहीं है आपका? बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का घटक नहीं है आपको। आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31। जी बिल्कुल सही। प्रति व्यक्ति आय जो है वो आपके बहुआयामी सूचकांक में शामिल नहीं थे। जी राजकुमार जी। नेक्स्ट आपका है कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के मध्य अंतर को जाना जाता है। कुल प्राप्तियां और जो कुल व्यय विधि जो है, जो कुल व्यय है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, अंतर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? बजट में जो प्राप्तियां और कुल व्यय जो है उसको अपन क्या बोलते हैं? तो कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच के अंतर को अपन क्या बोलेंगे? बजट घाटा। निम्न में से कौन सा नीति आयोग की संचालन परिषद का भाग नहीं है? जो नीति आयोग, योजना आयोग की जगह जो नीति आयोग बनाया गया था, उस नीति आयोग के परिषद जो है, उसकी संचालन परिषद जो है उसका पार्ट नहीं है। नीति आयोग की संचालन परिषद का कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है। किसको नीति आयोग के संचालन परिषद में शामिल नहीं किया जाता है? आंसर दो आप लोग। जितना तेजी से आंसर दोगे उतना तेजी से अपना क्लास भी चलेगी। तो संचालन परिषद का जो है नीति आयोग का, उसका पार्ट नहीं है, वो है राज्यों के राज्यपाल को इसमें शामिल नहीं किया जाता। नीति आयोग में राज्य के राज्यपालों को शामिल नहीं किया जाता। भारत में कृषि के क्षेत्र में हुई क्रांति कौन सी थी? एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो क्रांति जो हुई थी, रिवॉल्यूशन जो हुआ था, वो कौन सा रिवॉल्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित है? तो एग्रीकल्चर से संबंधित जो है वो आपका है हरित क्रांति जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित है। और उसमें आपके धान की और गेहूं की पैदावार में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। किसमें हुई थी?
चावल में और गेहूं में सबसे ज्यादा पैदावार की बढ़ोतरी हुई थी। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा विशेष क्षेत्र बनाया गया है? एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अपने यहाँ पे कौन सा जो क्षेत्र है उसको डेवलप किया गया है? जी बिल्कुल सही आपका। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कौन सा एक विशेष क्षेत्र या एक विशेष जोन बनाया गया, उस जोन को अपन क्या कहते हैं? कौन सा जोन जो है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए बनाए गए हैं विशेष इकोनॉमिक जोन। और इस विशेष इकोनॉमिक जोन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप इंडस्ट्री डेवलप करते हो तो उसका पहला उद्देश्य रहेगा कि 100% आपका जो है वो एक्सपोर्ट होगा, माल पूरा का पूरा 100% माल जो है वो एक्सपोर्ट होगा। जी आपका इसमें इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो बनाए गए हैं निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए। 100% निर्यात ही उस जगह इंडस्ट्री स्टेब्लिश करने से आपको करना है। उसके साथ साथ में गवर्नमेंट के द्वारा आपको पर्टिकुलर 5 ईयर के लिए इनकम टैक्स में भी छूट मिलेगी। इसके साथ साथ में आपको जीएसटी का जो इनपुट है वो भी आपको मिलेगा। कुछ विशेष बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए, और इसी के लिए स्पेशल क्षेत्र एरियाज डेवलप किए जा रहे हैं जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है उस दर को कहते हैं। जब कॉमर्शियल बैंकों को आरबीआई अगर लोन देती है तो वो किस दर के आधार पे देती है, उस दर को क्या बोलते हैं? पहले जो था वो लेन देन ज्यादातर जो होता था वो बैंक दर के आधार पे होता था, और बैंक दर मीन्स की वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के प्रथम श्रेणी के बट्टों को बुनाते हैं या प्रथम श्रेणी के बट्टों पर आरबीआई बैंकों को लोन देती है उसको बैंक दर कहते हैं। प्रथम श्रेणी इसलिए क्योंकि आरबीआई केवल उन्हीं सिक्योरिटीज पर बैंकों को लोन देगी जिसको आसानी से मार्केट में इजीली बेचा जा सकता है या जिनकी रेटिंग अच्छी हो, जिनको आसानी से अपन मार्केट में उसको साख अच्छी हो ताकि आसानी से रीपेमेंट आ सके, उस तरह की श्रेणी के बट्टों पर ही देती थी। अब वर्तमान में जो यूज किया जाता है वो रेपो दर के ऊपर देती है। किसके ऊपर देती है? रेपो दर मीन्स की इस तरह की आरबीआई के द्वारा शॉर्ट टर्म के लिए नॉर्मली 90 डेज के लिए बैंकों को इस तरह की सिक्योरिटीज पे और इस शर्त के साथ, प्रथम श्रेणी की सिक्योरिटीज पे इस शर्त के साथ में लोन देती है कि वो पर्टिकुलर समय पूरा होने के बाद में बैंक के उस पैसे को चुकाकर अपने जो है सिक्योरिटीज उनको वापस ले लेगी, रीपरचेज कर लेगी। मीन्स की इसका मेथड ये होता है कि आरबीआई बैंकों से उनकी सिक्योरिटीज को परचेज करके पैसा देती है और उसके लिए जो पर्टिकुलर टाइम निर्धारित है नॉर्मली 90 डेज के लिए होता है, तो उस 90 डेज के बाद में बैंक अपनी सिक्योरिटीज को वापस परचेज कर लेगी, रीपरचेज कर लेगी। इसलिए इसको रेपो रेट कहते हैं, रीपरचेज दर बोलना जाता है इसको। और नॉर्मली अवधि इसकी जो है वो शॉर्ट टर्म होती है 90 डेज। निम्न में से कौन सा बैंक 1982 में स्थापित हुआ था जो निर्यात प्रोत्साहन व आयातों के लिए ऋण देता है? 1982 में स्टेब्लिश बैंक जो किसके लिए? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए काम कर रहा है, तो वो कौन सा बैंक था जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए आपके काम कर रहा था? एक्जिम बैंक जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए लोन देता है जिसको 1982 में स्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 1982 में एक्जिम बैंक की या आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी। आय विधि से संबंधित है। आय विधि जो है वो किससे संबंधित है? आय विधि जो है वो किससे संबंधित है? जीडीपी के कैलकुलेशन से संबंधित है। किसके? जीडीपी की गणना के लिए जो आपके मेथड यूज किए जाते हैं जिसमें व्यय विधि होती है, आय विधि होती है, उत्पादन विधि होती है, तो उसी में से एक आपकी है आय विधि। और आय विधि किससे संबंधित हो गई? आपकी राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है लगान, मजदूरी, लाभ, इनमें से कौन सा जो है वो आपका राष्ट्रीय आय में शामिल है? कौन सा कंपोनेंट जो है वो राष्ट्रीय आय में शामिल है? तो जब साधनों की कीमत के आधार पर साधन लागत पे अगर आप राष्ट्रीय आय निकालते हो, साधन लागत पर जब राष्ट्रीय आय निकालते हो तो उसमें अपन जो साधनों को भुगतान कर रहे हैं उसमें आपका रेंट हो गया, प्लस वेज हो गई, प्लस इंटरेस्ट हो गया, और प्लस आपका प्रॉफिट या एंटरप्रेन्योरशिप का पारितोषिक या प्रॉफिट हो गया। तो ये चार कंपोनेंट्स होते हैं जो साधन लागत पर अपन जो है उन साधनों को भुगतान करते हैं। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? लगान, मजदूरी और लाभ जो है वो आपके तीनों के तीनों जो है वो राष्ट्रीय आय में शामिल किए जाते हैं। बिल्कुल सही जॉर्ज साहब।
मनरेगा है, मनरेगा क्या है, मनरेगा जो है वो क्या है, तो मनरेगा बिल्कुल सही गिरधर जी, मनरेगा है वो आपका क्या है, रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। मनरेगा जो है वो रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, क्या है, रोजगार गारंटी कार्यक्रम। आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस महीने वर्ष में शुरू किया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो आपका कोविड के टाइम पे शुरू किया गया था कि आपको किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होकर जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो अपने यहीं पे प्रोडक्शन की जाए, क्योंकि कोविड के टाइम में आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो लगभग बंद सी हो गए थे, वैसी स्थिति में हो गए थे। उस कंडीशन के अंदर सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया था, लोकल फॉर वोकल, उसका नारा क्या था, लोकल फॉर वोकल जो है वो शुरू किया गया था कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन अपनी यहीं पे करना चाहिए ताकि किसी दूसरे के ऊपर निर्भरता जो है वो आपकी कम से कम या ना के बराबर, जो दूसरों के ऊपर निर्भरता जो आपकी है वो ना के बराबर हो। तो वो कब शुरू किया गया था, मई 2020 में जो है आत्मनिर्भर अभियान जो है वो शुरू किया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना भारतीय संविधान में किस देश से आयात की गई थी। जो पंचवर्षीय योजनाएं जो चलती थी, जो हर 5 साल से रिव्यू होकर एक अगली योजना चालू की जाती थी, और इस कॉन्सेप्ट के साथ में कि जो इसमें पीछे रह गए उद्देश्य उनको अगले 5 साल में पूरा करना है, और उसके लिए एक पर्टिकुलर परफॉर्मा बनाकर 5 साल की एक रणनीति बनाई जाती थी, जिसको 2015 के बाद में बंद कर दिया गया। लास्ट पंचवर्षीय योजना 15 या 16 तक थी, तो उसको बाद में बंद कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग बनाया गया, योजना आयोग को खत्म कर दिया, और उसके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म अलग अलग विजन्स के तौर पे उसको जो आगे डेवलपमेंट के लिए जो है वो लक्ष्य निर्धारित किए गए। तो पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने कहां से आयात किया गया था, कहां से लिया गया था, बिल्कुल सही हमने जाट, रूस से जो है आपका पंचवर्षीय योजना का जो है कॉन्सेप्ट लिया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की जो स्थापना है वो कब की गई थी। तो आरबीआई की जो स्थापना जो है, राष्ट्रीयकरण जो है, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण जो है वो 1949 में किया गया था। मींस की 1949 से पहले जो आरबीआई था वो निजी बैंक के तौर पे था, और 1949 के बाद में 1 जनवरी 1949 से जो है वो राष्ट्रीयकृत बैंक हो गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। बिल्कुल सही आपका। 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी, केंद्रीय बैंक के तौर पे। किसके आधार पे, हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की स्थापना की गई थी। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी मीन्स कि इस तरह की बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति दिखता तो रोजगार में है लेकिन एक्चुअल उसके वहां रोजगार में होने या न होने से कुल प्रोडक्शन जो है उसमें कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कुल प्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं आएगा। बिल्कुल सही आपका। छिपी हुई बेरोजगारी जो है वो आपके किस क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। बिल्कुल गिरधर जी। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का दूसरा नाम भी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है, कंजम्पशन प्राइस इंडेक्स जो है उसका दूसरा नाम भी है, उसको क्या बोलते हैं अपन, जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक भी बोलते हैं। जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक है वो भी बोला जाता है किसको, आपके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इनमें से कौन सा बैंक जो है वो सरकारी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक है। यूटीआई, आईसीआईसीआई और एसबीआई और एचडीएफसी। तो यूटीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी जो है वो आपका कौन से है, प्राइवेट बैंक है। एसबीआई जो है वो आपका नेशनलाइज्ड बैंक है। कौन सा है, एसबीआई जो है वो आपका नेशनलाइज्ड बैंक है। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण करती है। 2 तरह की नीतियां अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए जो की जाती है, एक तो राजकोषीय नीति और एक आपकी मौद्रिक नीति। अब इसमें से कौन सी नीति है जो राजकोषीय नीति है, उसको कौन सी एजेंसी या संस्था जो है वो बनाने का और संचालन करने का कार्य उसका करती है। फोर्टी 47 का राजकोषीय नीति जो है वो किसके द्वारा संचालित और बनाई जाती है,
राजकोषीय नीति भारत सरकार का वित्त मंत्रालय बनाता है और संचालित करता है, कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही एमडी जाट। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो है वो शेयर मार्केट को कंट्रोल और मॉनिटर करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपकी मौद्रिक नीति को करती है। और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है वो भारत में कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है और रिफाइनेंस का। भारतीय राष्ट्रीय आय का आंकलन करने वाली एजेंसी कौन सी है? राष्ट्रीय आय का आंकलन और गणना करने के लिए कौन सी एजेंसी बनाई गई है जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े इकट्ठे भी करती है और उनकी गणना भी करती है और प्रकाशन भी करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है वो इसके लिए जिम्मेदार है, राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन और गणना के लिए। नेक्स्ट आपका आर्थिक विकास मापा जाता है। आर्थिक विकास किसके रूप में मापा जाता है कि किस कंपोनेंट्स के आधार पर अपन ये डिसाइड करते हैं कि किसी देश का कितना विकास हुआ है, तो वो उसकी वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद जो है उसके आधार पर अपन आर्थिक विकास को माप कर ये आइडिया लगाते हैं कि वो कंट्री जो है विकसित है या विकासशील है या अविकसित है, किस तरह की कैटेगरी है। पिछले 60 वर्षों के समय के साथ प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ साथ कुल उपभोग व्यय में खाद्य पदार्थों का अंश घटता रहा है, क्योंकि पिछले 60 वर्षों से स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अभी तक आपके प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ती गई है, लेकिन उस प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ साथ में उसी मल्टीपल में आपके जो है वो खाद्य पदार्थों का उपयोग है वो नहीं बढ़ा है। जैसे अगर मान लो 10 रुपए आय बढ़ी है, 10% अगर आय बढ़ी है तो खाद्य पदार्थों पे कंजम्पशन जो है वो भी आपका 10% बढ़ना चाहिए, लेकिन उस कंपैरिजन में नहीं बढ़ के कम बढ़ा है कंजम्पशन। तो उसके पीछे कारण क्या है? जी बिल्कुल सही, लोग अपने खाद्य पदार्थों में गैर खाद्यान्न मद्यों को अधिक पसंद करते गए, क्योंकि जैसे जैसे पैसा आता जाएगा वैसे वैसे इंसान जो है उसकी चॉइस अलग होती जाएगी, उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जाएगी और फिर वो धीरे धीरे लग्जरियस प्रोडक्ट्स में जाएगा। नहीं, पोर्शन जो है अंश घटता गया, उसके पीछे कारण आपका खाद्य व्यय में वृद्धि नहीं, उसका कारण है कि आपका खाद्य पदार्थों से गैर खाद्य पदार्थों पर आपका खर्च बढ़ता गया, इसलिए आपका खाद्य पदार्थों पे जो अंश है वो कंपेरेटिवली उसी प्रतिशत में नहीं बढ़ा है। एक प्रगतिशील कर जो टैक्सेशन जो लगाया है उसमें एक होता है आपका अनुपातिक होता है, एक प्रतिगामी टैक्स होता है और एक होता है प्रगतिशील कर। अनुपातिक मीन्स कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो एक समान रेट जो रहती है उस समान दर को जो है वो अपन बोलते हैं अनुपातिक, चाहे इनकम कितनी भी हो। जो प्रतिगामी टैक्स प्रणाली जो होती है, सिस्टम होता है, उसके अंतर्गत आपके क्या होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी जो इनकम टैक्स की रेट है वो कम होती जाएगी। और एक आपका हो गया प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर मीन्स कि जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी टैक्स की दर बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स की जो रेट है वो बढ़ती जाएगी। अनुकूल में हमेशा समान होती है अनुपातिक में, और प्रतिगामी में हमेशा जैसे टैक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी टैक्स रेट है वो डाउन होती जाएगी। तो कर आधार में वृद्धि से कर की दर में वृद्धि होती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी जो है टैक्स की रेट बढ़ती जाएगी, उसको अपन बोलते हैं प्रगतिशील कर। चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अधिक स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अधिक होने का कारण है। चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अधिक होती है, तो उसका कारण क्या है? जो आपके प्रति व्यक्ति आय या इसकी एनएनपी की जो राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन है वो आपके करंट प्राइस पे और दूसरी आपकी किस पे रहेगी? बेस ईयर के आधार पे कैलकुलेटेड की जाती है। बेस ईयर और करंट प्राइस के, करंट प्राइस में और बेस ईयर के बीच में जो अंतर होता है उसका कारण क्या है? क्योंकि करंट प्राइस पे आपकी जीडीपी की वैल्यू ज्यादा रहती है और जो स्थिर कीमतों पे जो आपकी कैलकुलेटेड की जाती है जीडीपी या राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय, उसकी वैल्यू कम रहती है। उसके पीछे कारण क्या है? तो इन दोनों के बीच में जो है वो क्या रहता है? मुद्रास्फीति का वो पोर्शन है वो ऐड रहता है आपके करंट प्राइस में। करंट प्राइस में क्या रहता है? मुद्रास्फीति का पोर्शन जो है वो ऐड रहता है और बेस ईयर में से मुद्रास्फीति को एडजस्ट कर दिया जाता है। उदारीकरण का मतलब है, उदारीकरण है उसका क्या मतलब है? 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसके बाद में
एलपीजी मॉडल आया था। ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जो है वो 3 वर्ड्स आए थे। तो उसमें उदारीकरण का जो है वो क्या मतलब है आपका? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि सरकारी नियंत्रण है उनमें ढिलाई देने की जो व्यवस्था है उसको अपन क्या बोलते हैं? उदारीकरण। नेक्स्ट आपका भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? जो कर्मचारी जो है, जो इंडस्ट्री में और गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो कर्मचारी काम करते हैं उनको महंगाई भत्ता जो दिया जाता है, उस महंगाई भत्ते का जो है वो निर्धारण है वो किसके आधार पे किया जाता है? उसका कैलकुलेशन जो है, महंगाई भत्ता कितना रखना है उसका कैलकुलेशन है वो किसके आधार पे किया जाता है? तो महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन किस आधार पे किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पे। किसके आधार पे किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। बिल्कुल सही है आपका आंसर। सामान्यतः समग्र मांग का सबसे बड़ा घटक है। समग्र मांग जो है उसका सबसे बड़ा घटक कौन सा है? जो कुल डिमांड बढ़ने का जो है वो सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो कुल डिमांड बढ़ने का सबसे बड़ा घटक जो है वो कौन सा है? उपभोक्ता व्यय। जैसे जैसे उपभोक्ता व्यय बढ़ता जाएगा आपकी समग्र मांग जो है वो बढ़ती जाए। कुल डिमांड जो है वो कब बढ़ेगी? जब उपभोक्ता व्यय आपका बढ़ेगा तब आपकी कुल डिमांड बढ़ेगी। नेक्स्ट आपका है उच्च शक्ति मुद्रा में शामिल है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी मीन्स की करेंसी में इकोनॉमी में सर्कुलेटेड इन करेंसी प्लस आपके बैंक आरबीआई के पास में जो रिजर्व रखे गए वो रिजर्व को शामिल करके करते हैं, तो वो जो कैलकुलेटेड जो मनी होगी उसको बोलते हैं अपन हाई पावर्ड मनी। क्या बोलते हैं? हाई पावर्ड मनी। नहीं, मांग वाला टॉपिक ही रीट में नहीं है। मांग वाला टॉपिक आपके रीट में नहीं है। तो उच्च शक्ति मुद्रा में शामिल है। तो उच्च शक्ति मुद्रा में आपके कौन कौन से शामिल रहेगा? समस्त भौतिक पेपर मुद्रा करेंसी चलन में प्लस बैंक कोष केंद्रीय बैंक के पास में, जो रिजर्व केंद्रीय बैंक के पास में और मार्केट में जो करेंसी सर्कुलेटेड है उन दोनों को है वो उच्च शक्ति है हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई पावर्ड मनी। जब एक मौद्रिक प्राधिकरण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के तरीके अपनाता है तो तब वह क्या करता है? मौद्रिक प्राधिकरण मीन्स की जो सेंट्रल या केंद्रीय बैंक से संबंधित है कि केंद्रीय बैंक जब अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने मीन्स की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहता है तो उस कंडीशन में वह क्या करेगा? जब अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहता है तो उस स्थिति में मौद्रिक प्राधिकरण मीन्स की केंद्रीय बैंक है वो क्या करेगा? संकुचित मौद्रिक नीति, विस्तारवादी मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और या उपरोक्त में से कोई नहीं। मौद्रिक प्राधिकरण जहां पे होगा वहां पे राजकोषीय नीति का नाम नहीं आएगा। जहां पे सरकारी खर्च से, सरकारी आगम या फिर आपके टैक्सेशन से संबंध होगा तो वहां पे आपका आएगा राजकोषीय नीति। तो विस्तारवादी मौद्रिक नीति जब अपनाएगा जब उसको अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है, और अगर अर्थव्यवस्था को हतोत्साहित करना होगा तो संकुचित मौद्रिक नीति है वो उसके केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाई जाएगी। बिल्कुल सही है। बढ़ी हुई सीआरआर का प्रभाव कम अथवा शून्य हो जाता है यदि जब केंद्रीय बैंक के द्वारा इंफ्लेशन को कंट्रोल करने या मार्केट में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर बढ़ाया जाता है। कैश रिजर्व रेशियो जो है उसको बढ़ाया जाता है, लेकिन कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाने के बावजूद कि उसका इंपैक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। किस स्थिति में जीरो हो जाएगा? जब बैंकें अगर ब्याज दर को अगर कम कर देगी तो उसकी वजह से जो आपका जो है वो सीआरआर का प्रभाव है वो कम हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, क्योंकि सीआरआर बढ़ने के कारण इनकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी जो भी पोर्शन अवेलेबल होगा उससे वो अतिरिक्त जो है वो घाटे का बजट। जब व्यक्ति आगम से अधिक हो, जब व्यय आगम से अधिक हो, आगम व्यय से अधिक हो, जब आगम व्यय बराबर हो, तो आगम व्यय बराबर होता है उसको संतुलित बजट बोलते हैं। जब आगम व्यय से अधिक होते हैं तो उसको अधिके का बजट बोलते हैं, और जब व्यय आगम से अधिक हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन? घाटे का बजट। क्या बोलते हैं? घाटे का बजट। नेक्स्ट आपका है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति साधन लागत पर है। शुद्ध राष्ट्रीय मीन्स की एनएनपी जो है एट फैक्टर कॉस्ट, वो क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो राष्ट्रीय आय के बराबर है। किसके बराबर है? राष्ट्रीय आय के बराबर। जब लागत बढ़ जाने से कीमत बढ़ जाती है तो उस तरह की मुद्रास्फीति को अपन क्या बोलते हैं?
जब भी कॉस्टिंग बढ़ने के कारण जो प्रोडक्शन के लिए जो संसाधन यूज किए जाते हैं उन साधनों की कीमतें बढ़ जाने के कारण अगर लागतें बढ़ जाती है, कीमतें बढ़ जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लागत जन्य मुद्रास्फीति। और जब मार्केट में किसी वस्तु की डिमांड बढ़ने के कारण अगर प्राइस बढ़ जाती है तो उसको मांग जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। जब बाजार में किसी वस्तु की मांग अचानक बढ़ जाने के कारण उनकी कीमतों में वृद्धि होती है तो उसको मांग जन्य मुद्रास्फीति। और सरपट मुद्रास्फीति मीन्स की इस तरह की मुद्रास्फीति जिसमें कीमतें जो है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती, बेलगाम मुद्रास्फीति या सरपट मुद्रास्फीति। नीति आयोग जिसका नोडल प्रभारी है वह सूचकांक जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर तथा आवासीय गुणवत्ता के साथ 12 संकेतक में गरीबी का मापन करता है, उस सूचकांक को अपन क्या बोलते हैं? नीति आयोग जिसका नोडल प्रभारी भी है वह सूचकांक जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर तथा आवासीय गुणवत्ता के साथ 12 संकेतक में गरीबी का मापन करता है, उसको कौन सा सूचकांक अपन बोलते हैं? तो उसको अपन बोलेंगे एमपीआई, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। निम्न में से गलत को चुनिए। आपके जीडीपी, एनएनपी और जीएनपी के कैलकुलेशन के बिल्कुल सही एमपीआई कैलकुलेशन के फॉर्मूले दिए गए, इनमें से कौन सा फॉर्मूला है वो आपका गलत है। जीडीपी मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी माइनस विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर, मीन्स कि मार्केट प्राइस में निकालना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में निकालने के लिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस से विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर, मीन्स की अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, विशुद्ध या शुद्ध प्रत्यक्ष कर। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में अगर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को ऐड करते थे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, तो वो आपका सही हो जाएगा। कौन सा वाला समझाना आपको? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से एनएनपी एट मार्केट प्राइस में अगर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर आपको निकालना है तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस में जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको माइनस कर दो, ये भी आपका फॉर्मूला सही है। जीएनपी एट मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ये भी आपका फॉर्मूला सही है। जीडीपी एट मार्केट प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, तो आपके तीनों फॉर्मूले जो है वो सही है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तीनों फॉर्मूले जो है वो आपके सही है। देखिए दो तरीके से आपका जीडीपी का कैलकुलेशन रहेगा, एक मार्केट प्राइस और एक रहेगा फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी पहले आप कैलकुलेशन समझिए सिंपल भाषा में, जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करोगे आप, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, मीन्स की कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस आपने एक्सपोर्ट जो किया गया उसमें से इंपोर्ट को माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि जीडीपी जो होता है वो होता है आपकी घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित कुल प्रोडक्शन, मतलब किसी ने भी किया हो, लेकिन अगर देश की जो भौगोलिक सीमा उसके अंतर्गत अगर कुछ उत्पादित किया गया है तो वो आपका आएगा जीडीपी में। तो जो आपने एक्सपोर्ट किया उसको ऐड करना है, इंपोर्ट आपके यहाँ पे नहीं प्रोडक्शन हुआ इसलिए उसको शामिल नहीं करना है, तो ये आपकी हो गई जीडीपी। अपन इसको लेके चल रहे फैक्टर कॉस्ट पे, इसमें मान रहे फैक्टर कॉस्ट पे, साधन लागत पे। अब इससे फिर अपन एक एक चीज को कन्वर्ट करते हैं, पहले करते हैं डी को एन में कन्वर्ट करते हैं, जीडीपी से जीएनपी। जब भी डी को एन में कन्वर्ट करना है तो वहां पे आपको क्या करना रहेगा, जीडीपी प्लस फैक्टर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से शुद्ध आय। विदेशों से शुद्ध आय मीन्स कि अपने यहाँ के व्यक्तियों के द्वारा जो विदेशों में कमाया गया है उसमें से अपने यहाँ से जो विदेशी कमा के गए उसको माइनस करने के बाद में जो वैल्यू बचेगी उसको प्लस कर दो, तो ये आपकी क्या हो गई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब इसमें से आपको जी से बदलना है, ये भी आपका किस पे है, फैक्टर कॉस्ट पे। किस पे है, फैक्टर कॉस्ट पे। अभी एक ही चीज पे चलते हैं अपन, साधन लागत पे, दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लेते, साधन लागत पे समझते हैं। इसके बाद में
जी को एन में कन्वर्ट करना है, एनएनपी। एनएनपी मींस जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन, ये हो गया आपका एनएनपी। ये किसके आधार पे कैलकुलेटेड किया अपन ने, फैक्टर कॉस्ट पे। अब जो फैक्टर कॉस्ट पे अपन ने कैलकुलेटेड किया, चाहे जीडीपी ले लो आप, पहले जीडीपी लेते हैं, ये फैक्टर कॉस्ट पे आपके पास में, इससे आपको कन्वर्ट करना है किस पे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे, बाजार कीमत पे। तो इसमें अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो, क्योंकि जब साधनों को आप भुगतान कर रहे हैं वहां टैक्स का कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जब बाजार में किसी वस्तु को अगर बेचा जाता है तो उसके आधार पे फिर वहां पे गवर्नमेंट के जो भी टैक्सेशन है उस पर्टिकुलर वस्तु के लिए अगर लगाए गए तो वो आपके उसमें ऐड हो जाएंगे। माइनस अनुदान, जो सरकार ने अगर मान लो किसी इंडस्ट्री को अनुदान दिया है तो उसको माइनस कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर देंगे, तो आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से कन्वर्ट हो जाएगा किसके ऊपर, मार्केट प्राइस पे। अब ऐसे आप एनएनपी निकाल सकते हो, ऐसे जीएनपी निकाल सकते हो, अगर फैक्टर कॉस्ट दी हुई तो मार्केट प्राइस, और अगर मार्केट प्राइस दी हुई है तो वहां अप्रत्यक्ष कर को माइनस और अनुदान को प्लस कर देना। क्या करोगे, अप्रत्यक्ष कर को प्लस और अनुदान को माइनस किया, वहां पे मार्केट प्राइस से फैक्टर पे जाओगे तो उल्टा कर देना, अप्रत्यक्ष कर को माइनस और अनुदान को प्लस कर देना। अंडरस्टैंड किस तरह से अपन इसको कैलकुलेटेड करते हैं, इजी। सिंपल फंडा रखना है, पहले डी को एन में कन्वर्ट करना है, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फिर जी को किस में कन्वर्ट करना है आपको, एन में, तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। डी को एन में करने के लिए प्लस होगा, जी को एन में करने के लिए माइनस होगा, फिर बचता है आपका फैक्टर एफ से एम पे जाना, साधन से बाजार कीमत पे अगर आपको जाना है तो जो आपका टैक्स जो है उसको प्लस कर देना है, और वापस एम से एफ पे जाना है तो फिर उसमें आपको माइनस करना है। ये आपको सिंपल लॉजिक ध्यान में रखना है, सिंपल सा लॉजिक। थैंक यू। नेक्स्ट आपका है, देश में मुद्रा पूर्ति में कमी हेतु आरबीआई क्या करेगा। जब देश में मुद्रा की सप्लाई को अगर कम करना है तो उसके लिए आरबीआई जो है वो कौन सा मेथड या कौन सी तरीका जो है वो अपनाएगा, कौन सा मेथड अपनाएगा। तो जब देश में मुद्रा पूर्ति में कमी करनी है तो आरबीआई क्या करेगी, प्रतिभूति सीआरआर में कमी से मुद्रा पूर्ति बढ़ेगी, बैंक दर में कमी से मुद्रा पूर्ति बढ़ेगी, खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय अगर करेगी तो भी पूर्ति कम होगी, क्रय करने पर सॉरी कमी हेतु विक्रय करेगी, विक्रय जब करेगी ना तब उससे वो आपकी जो है वो आपकी कम होगी मुद्रा की पूर्ति, क्योंकि विक्रय जब करेगी तब वो सिक्योरिटीज पब्लिक के पास में जाएगी और पैसा जो है वो सिक्योरिटीज को बेच के आरबीआई अपने पास में लेगी, तो खुले बाजार में प्रतिभूतियों की विक्रय से जो है वो मुद्रा की पूर्ति में कमी करेगी। व्यापार चक्र परिवर्तन के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी होती है। व्यापार चक्र जो है, साइकिल जो है साइकिल जो चलती है वो किस तरीके से चलती है कि कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद में कुछ समय के लिए वो एक नॉर्मल स्पीड से चलेगी, फिर उसके बाद में उसकी बूम की स्थिति आएगी, फिर एक स्टेबल स्टेज आएगी और फिर उसके बाद में डिक्लाइन की स्टेज आएगी। जब डिक्लाइन की स्टेज शुरू होती है वहां पे इंडस्ट्री को कोई ना कोई रिनोवेशन करना है, इनोवेटिव आइडियाज लेके आना है, इनोवेशन करना है, उसमें नई चीज को जोड़ना है और उसके बाद में फिर से वही स्टेज इंडस्ट्री की चालू हो जाती है। इस तरह के वो जो स्टेज चलती है, चक्कर जो चलता है उसको अपन बोलते हैं व्यापार चक्कर। तो जब व्यापार चक्कर में ग्रोथ और स्टेबल स्टेज के बाद में जब इंडस्ट्री डिक्लाइन स्टेज पे आती है तो उसमें काफी लोगों को क्या है कि छटनी की जाती है और बेरोजगार हो जाते हैं। तो उस तरह की बेरोजगारी को अपन क्या बोलते हैं, तो उसको अपन बोलेंगे चक्रीय बेरोजगारी, क्योंकि जो व्यापार चक्कर है उसके कारण उसको बेरोजगारी मिली है, क्योंकि वो काम पे लगा हुआ था लेकिन इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइन स्टेज पे आने के कारण, उसका प्रोडक्शन कम होने के कारण उसकी छटनी हो चुकी थी। नेक्स्ट आपका है, निम्न मदों में से साधन भुगतान नहीं है। कौन सा जो है वो साधन भुगतान की कैटेगरी में, किसी साधन को किया गया भुगतान की श्रेणी में नहीं आता है। कौन सा ऐसा जो है वो साधन भुगतान की श्रेणी में नहीं आता है। तो निम्न में से कौन सा है, सैन्य कर्मियों की वर्दी निःशुल्क प्रदान की गई, इसके लिए साधन भुगतान होगा, सांसदों को वेतन होगा, मकान मालिक का गिरफ्त। लेकिन विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है वो किसी साधन या किसी कार्य करने के एवज में नहीं दिया जाता है, बल्कि किसके लिए दिया जाता है, वो एक तरह से उनको सहायतार्थ दी जाती है, सब्सिडाइज तौर पे दिया जाता है।
देखिए, मकान मालिक के द्वारा आरोपित किराया स्वयं के मकान पर जो होता है वो उसकी पर्टिकुलर मकान के लिए आरोपित किया गया उसका साधन है, उसकी कीमत के बदले में कर रहे हैं। बट किसी स्टूडेंट को अगर आप छात्रवृत्ति दे रहे हो तो उसने कुछ मेहनत करके कमाया नहीं, बल्कि उसको अपन आगे प्रोत्साहित करने के लिए एक तरह से सब्सिडी दे रहे, प्रोत्साहन दे रहे, बल्कि उसके किसी भी साधन या किसी कार्य की वैल्यू नहीं है, उसकी किसी कार्य को करने के उसकी भुगतान नहीं है, जो बिना किसी मेहनत के बिना किसी कार्य के भुगतान दिया जाता है तो वो आपका कभी भी साधन की कीमत का भुगतान नहीं हो सकता। M2 मुद्रा में शामिल है। अब M1 में अपन ने किया था कैलकुलेटेड करेंसी सर्कुलेटेड इन मार्केट, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, ये था आपका M1। M2 में क्या था, M2 बराबर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट जो है वो आपकी पोस्ट ऑफिस इसमें शामिल हो जाती है। तो M2 में कौन सा रहेगा, करेंसी और मांग जमा डाकघर बचत जमा, करेंसी हो गई, मांग जमा हो गई, डाकघर की सेविंग बैंक डिपॉजिट जो है वो इसमें शामिल हो जाती है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा M2। निम्न में से एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार का लक्षण नहीं है। जो एकाधिकारात्मक जो बाजार जो होता है, मार्केट जो होता है, उसका कौन सा लक्षण नहीं है। फर्मों का उद्योग में आसान आगमन, वस्तु विभेद, अपेक्षाकृत अधिक विक्रेता, समान उत्पाद नहीं होते, उसमें वस्तु विभेद किया जाता है, चाहे पैकिंग के आधार पर किया जाए चाहे क्वालिटी के आधार पर किया जाए, किसी भी तरह से करके उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों में विनिवेश किस में आता है, जब सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, किसी सरकारी कंपनी में जो है उसका पोर्शन, सरकार का पोर्शन कम करके जो प्रोसेस की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं। तो जब सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों में विनिवेश किया जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, निजीकरण किया जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में किया जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। वस्तु विभेद तो होता है, उसमें समान उत्पाद नहीं होते, क्योंकि एकाधिकारात्मक बाजार में हमेशा वस्तु को कुछ न कुछ तरीके से विभेद किया जाता है कि वो सामने वाले से दूसरे वाले से अलग दिखे, वो चाहे पैकिंग के रूप में हो सकता है, उसकी गुणवत्ता के रूप में हो सकता है, रंग के रूप में हो सकता है, किसी न किसी तरीके से उसको विभेद किया। समान नहीं होता, समान होता है वो होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। पारंपरिक अर्थों में मुद्रा क्या है, जो ट्रेडिशनल मीनिंग जो है वो मुद्रा का क्या, पारंपरिक जो पुराने समय में जो मुद्रा का अर्थ निकाला जाता था, जब मुद्रा का आविष्कार हुआ था तो उसका मतलब क्या है। विनिमय का माध्यम और मूल्य का संरक्षक जो है उसी के तौर पे मुद्रा का आविष्कार हुआ था, और वही मीनिंग है कि जो मुद्रा जो है वो विनिमय का एक्सचेंज का मोड भी है, प्लस उससे मूल्य का मापन भी किया जाता है, किसी वस्तु का मूल्य भी मापा जाता है, और उसका संरक्षक मीन्स कि वो एक तरह से निश्चित कर सकता है कि ये वस्तु इतने की है। नेक्स्ट आपका मौद्रिक कोष का संरक्षक कौन होता है, मौद्रिक कोष जो होता है उसका संरक्षक कौन है। अपने यहाँ पे जो मौद्रिक कोष है उसका संरक्षक कौन है, आरबीआई है। कौन है, आरबीआई है। नाबार्ड जो है वो ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए फाइनेंशियल सुविधाएं उपलब्ध करवाता है तथा उनके लिए काम करने वाली एजेंसियों को रीफाइनेंस भी करता है। सिडबी जो है छोटे जो उद्योग जो है लघु इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए स्टेब्लिश किया गया था 1990 में। और एसबीआई जो है वो आपका नेशनलाइजेशन बैंक, सार्वजनिक बैंक है। बिल्कुल सही आपका। निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है, निम्न में से कौन सा जो है वो मौद्रिक नीति जो आपकी है उसका उपकरण नहीं है, मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है। रेपो रेट है, खुले बाजार की क्रियाएं है, चयनित साख नियंत्रण है, कर जो है वो आपका किसका है, राजकोषीय नीति का उपकरण है। किसका है, राजकोषीय नीति का उपकरण है। राजकोषीय नीति का उपकरण है, टैक्स जो है वो राजकोषीय नीति का उपकरण है। उच्च शक्ति मुद्रा निम्न द्वारा उत्पादित की जाती है। हाई पावर्ड मनी जो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, किसके द्वारा उत्पादित की जाती है। तो हाई पावर्ड मनी पब्लिक के द्वारा, जो उनके पास में करेंसी होती है, और आरबीआई के पास में जो रिजर्व फंड जो होता है वो आपकी हाई पावर्ड मनी होती है। तो इसमें सबसे मेन रोल जो होता है वो पब्लिक का और आरबीआई का होता है,
और दूसरा जो रोल होता है वो गवर्नमेंट का रोल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाकर पब्लिक के पास में मनी की सप्लाई को करती है, जिससे फिर से हाई पावर्ड मनी जो है वो आपकी बढ़ती है। हाई पावर्ड मनी फिर से वो बढ़ती है जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। जब मुद्रास्फीति का स्तर एक स्वीकार्य स्तर से अधिक हो जाता है तो केंद्रीय बैंक क्या करता है? जब मुद्रास्फीति का एक स्वीकार्य जो स्तर जो होता है कि अपने को यहां तक सही है, इससे ऊपर अगर जाएगा तो उसके बाद में अपने को, या इससे कम जाने के बाद में अपने को इसमें परिवर्तन करना होगा। तो जब मुद्रास्फीति का जब बढ़ना या जो अधिक हो जाता है, मीन्स की बढ़ जाती है, उस कंडीशन में केंद्रीय बैंक या आरबीआई है वो क्या करेगी? बैंक दर घटाएगी? नहीं घटाएगी, क्योंकि इससे आपकी मुद्रा जो है सप्लाई बढ़ेगी। तो जब भी मुद्रास्फीति बढ़ती है तो आपको मुद्रा की सप्लाई को क्या है, कम करना होता है। बैंक दर में कोई परिवर्तन नहीं करेगी तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निवेश बढ़ा देगी, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। बैंक दर जब बढ़ा देती है, मार्केट में पैसा कम होगा, लोग कम लोन लेंगे, तो आपके मनी की सप्लाई कम होगी, और मनी की सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन जो है वो भी आपकी कम होगी, कंट्रोल होगी। राष्ट्रीय आय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति बाजार दरों पर से भिन्न होती है, निम्न कारण से होती है। राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति बाजार दरों पर भिन्न होते हैं, किस कारण से होती है? राष्ट्रीय आय जो होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? साधन लागत पर। किसके ऊपर? फैक्टर कॉस्ट पे जो एनएनपी होती है। एनएनपी एक फैक्टर कॉस्ट और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति बाजार दर पर, मींस की एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? जब भी आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस है, उसमें अंतर जो होता है वो होता है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। किसका होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का अंतर होता है, बाकी कोई अंतर नहीं रहेगा। किसी अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। किससे? प्रॉपर मेथड, वैज्ञानिक जो है साइंटिफिक मेथड से जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना की थी। किसने सबसे पहले साइंटिफिक मेथड से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो भारत में सबसे पहले साइंटिफिक मेथड से जो राष्ट्रीय आय की गणना की थी वो वीके आरवी राय जो राव है, इन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक मेथड जो है उससे जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। बिल्कुल सही आपका, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। राजकोषीय नीति के 3 घटक कौन कौन से हैं? राजकोषीय नीति जो है, फिस्कल पॉलिसी जो है, उस फिस्कल पॉलिसी कौन कौन से कंपोनेंट्स या इंस्ट्रूमेंट या उपकरण है? राजकोषीय नीति जो है वो सरकार के द्वारा संचालित की जाती है। मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा या केंद्रीय बैंक के द्वारा संचालित की जाती है। बिल्कुल सही आपका। 1931-32 में सबसे पहले जो है साइंटिफिक मेथड जो है उसके थ्रू, प्रॉपर मेथड के थ्रू राष्ट्रीय आय की गणना की थी वीके राव ने। और सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय की गणना की थी वो 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। उस समय 20 रुपए राष्ट्रीय आय कैलकुलेटेड की थी, प्रति व्यक्ति आय जो है वो 20 रुपए थी। तो आपके जो राजकोषीय या फिस्कल पॉलिसी जो है उसके 3 घटक कौन कौन से हैं? सरकारी निवेश, सार्वजनिक बचत और विदेशी विनिमय। विदेशी विनिमय राजकोषीय पॉलिसी का पार्ट नहीं है। दूसरा आपका मांग जमाएं, सार्वजनिक जमाएं और सरकारी प्राप्तियां। मांग जमाएं जो है वो आपका सार्वजनिक या राजकोषीय पॉलिसी का नहीं है। डरने की जरूरत नहीं। देखो, आप कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट करो ना, सबसे बड़ी चीज है कि मानसिक तौर से आपको मजबूत होना चाहिए। और दूसरा चीज है कि अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो अपना इतना रखना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, ये नहीं होना चाहिए, मैं कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस रख के और माइंड को कंसंट्रेट करके और एक्यूरेसी के साथ में पेपर अटेम्प्ट कीजिए, आराम से अच्छा होगा, नो डाउट। बट अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ नहीं रखना है, मैं कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस रखिए और कंसंट्रेशन के साथ में माइंड फ्री रखकर आराम से पेपर देखिए, होगा बिल्कुल। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और सरकारी प्राप्तियां जो है वो राजकोषीय नीति का पार्ट है। सार्वजनिक ऋण, सरकारी प्राप्तियां और विदेशी विनिमय जो है वो आपके गवर्नमेंट या राजकोषीय पॉलिसी का पार्ट नहीं है। तो सरकारी व्यय, सार्वजनिक ऋण और सरकारी प्राप्तियां जो है वो आपका राजकोषीय नीति का पार्ट है। भारत में नमूना पंजीकरण प्रणाली संचालित करने की जिम्मेदारी की है। सैंपलिंग जो लिया जाता है, सैंपलिंग का, वो सैंपलिंग लेने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है?
तो सैंपलिंग लेने की जिम्मेदारी जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है उसकी जो जिम्मेदारी, बिल्कुल सही है, गुड। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी बराबर होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मीन्स जीएनपी में से विदेशी सहायता घटाने वाला कोई मेथड नहीं है, जीएनपी में से सकल करल कोई मेथड नहीं है, जीएनपी में से अगर पूंजी ह्रास किया जाता है, डेप्रिसिएशन घटाया जाता है तो आपका एनएनपी होती है। मींस कि जी को अगर एन में परिवर्तित करना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और डी को अगर एन में परिवर्तित करना है अगर आपको, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड है उसको प्लस करना है। निम्नलिखित में से मुद्रा का कौन सा कार्य गौण या सहायक कार्य नहीं है? गौण कार्य या सहायक कार्य कौन सा नहीं है? मुख्य कार्य जो है वो मुद्रा का माना जाता है, वो कौन सा कार्य जो है मुद्रा का मुख्य कार्य की श्रेणी में आता है? तो मूल्य का मापन जो है वो मुद्रा का मुख्य कार्य है। कौन सा है? मुख्य कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक बैंकों का कार्य नहीं? कौन सा कार्य जो है जो व्यापारिक बैंक है उनका नहीं है? जमा स्वीकार करना है, सरकारी प्रतिभूतियों क्रय विक्रय करना है, साख निर्माण करना है, साख नियंत्रण करने का कार्य किसका है? आरबीआई के द्वारा साख मॉनिटर जो है नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट आपका है कुल जमाओं का वह अनुपात जिसे व्यापारिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है वह कहलाता है। देखिए कुल व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमाओं का कुछ प्रतिशत भाग लिक्विड के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का कुछ प्रतिशत भाग लिक्विड फॉर्म में, मीन्स की इस तरह की फॉर्म में कि जो आसानी से नकद में कन्वर्ट हो सके, ऐसे फॉर्म में अपने पास में रखना पड़ता है बैंकों को। उसको अपन बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखने को क्या बोलते हैं? वैधानिक तरलता अनुपात। और जब बैंकों को अपने कुल जमाओं का कुछ प्रतिशत भाग कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास में रखना पड़ता है तो उसको अपन बोलते हैं नकद कोषानुपात। क्या बोलते हैं? नकद कोषानुपात, सीआरआर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सीआरआर। राष्ट्रीय आय से व्यक्तिगत आय की गणना करते समय निम्न में से किसको जोड़ा जाता है? राष्ट्रीय आय जब निकाली जाती है, एनएनपी एक्सेप्टर कॉस्ट है, एसएलआर होता है जब लिक्विड फॉर्म में अपन को अपने पास में रखना होता है। जब आरबीआई के पास में कुल जमा का कुछ प्रतिशत भाग अगर रखना होता है तो उसको सीआरआर बोलते हैं। राष्ट्रीय आय में व्यक्तिगत आय की गणना करते समय निम्न में से किसे जोड़ा जाता है? राष्ट्रीय आय से आपको किस में जाना है? व्यक्तिगत आय में। तो जो हस्तांतरण भुगतान होते हैं, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट जो होते हैं, उनको ऐड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी व्यक्तिगत आय। और व्यक्तिगत आय में से जब आप अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हो तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी डिस्पोजेबल इनकम या खर्च योग्य आय। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था। किसने ज्ञात किया था? 1867-68 में सबसे पहले जो प्रति व्यक्ति आय की जो राष्ट्रीय आय की गणना की थी वो आपके दादाभाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने जो है सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी। जी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा कारक मुद्रास्फीति नियंत्रण का राजकोषीय उपाय है? जब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा जो पहल की जाती है उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा, उसको राजकोषीय नीति। और जब केंद्रीय बैंक के द्वारा जब की जाती है तो उसको अपन बोलते हैं, जी गुड, जब केंद्रीय बैंक के द्वारा जब अगर मेथड यूज किया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं मौद्रिक नीति। तो राजकोषीय नीति का कौन सा उपाय? बैंक दर में वृद्धि जो है मौद्रिक, नकद कोषानुपात में वृद्धि मौद्रिक का, बचत को प्रोत्साहित करना ये, और बचत को प्रोत्साहित करने के लिए अपन मौद्रिक नीति का पार्ट मानते हैं। और सरकारी व्यय में कमी को जो है वो अपन मानते हैं राजकोषीय जो है वो उपाय। और अब इसमें जो है वो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए अगर काम में कर रहे हैं तो सरकारी व्यय में अगर कम करेंगे तो मार्केट में मनी की सप्लाई है वो प्रभावित होगी, मनी की सप्लाई जो है वो कम होगी। इसलिए राजकोषीय नीति के तौर पे सरकारी व्यय में कमी करेंगे। एक भिन्नात्मक रिजर्व बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत रिजर्व आवश्यकताओं में वृद्धि होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब रिजर्व आवश्यकताएं मीन्स कि सीआरआर और एसएलआर के अंदर अगर कमी करती है गवर्नमेंट, अगर कोई भी चेंज करती है तो बढ़ाती है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? जब रिजर्व अगर बढ़ाती है अगर आरबीआई तो उससे मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा?
तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, मुद्रा गुणक तथा मुद्रा पूर्ति दोनों में ही कमी होगी। जब भी सीआरआर को बढ़ाया जाएगा तो मनी की सप्लाई में भी और जो मुद्रा गुणक दोनों में ही कमी होगी। क्या होगा, मुद्रा गुणक और मुद्रा की पूर्ति जो है वो दोनों ही कम होगी। मंदी रिसेशन के दौरान क्या होता है, रिसेशन या मंदी के दौरान क्या होता है, मंदी या रिसेशन के दौरान क्या होता है, तो मंदी या रिसेशन के दौरान श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, बिल्कुल सही है। फैक्ट्रियां निष्क्रिय हो जाती, बिल्कुल सही है। फर्मों का यह पता चलता है कि जितना वे उत्पादन करते हैं उसे बेचने में असमर्थ है। सभी कारण जो है वो रिसेशन के दौरान होती है। 1930-29 से 1934 के बीच में तीसा की महान मंदी के नाम से जाना जाता है, जिसमें इस तरह की स्थिति हो गई थी कि प्रोडक्शन लगभग बंद हो गया था, जिसको तीसा की महान मंदी बोलते हैं। और उसी समय में जो राजकीय पॉलिसी और आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है उनका प्रॉपरली संचालन और प्रॉपरली मेथड आए थे कि किस तरीके से कंट्रोल कर सके। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। श्रम शक्ति रोजगार में लगे लोगों की संख्या, श्रम शक्ति जनसंख्या माइनस बेरोजगार लोगों की संख्या, बेरोजगारी की दर बेरोजगारों की संख्या डिवाइडेड बाय श्रम शक्ति इनटू 100। ये स्टेटमेंट आपका जो है वो सही है कि बेरोजगारी की दर जब आपको निकालनी है तो बेरोजगारों की संख्या डिवाइडेड बाय श्रम शक्ति जो आपके पास में है उससे डिवाइड कर दो तो उसे आपकी बेरोजगारी की दर आ जाएगी। प्रति व्यक्ति आय की गणना का मुख्य उद्देश्य है, प्रति व्यक्ति आय जो आपके कैलकुलेटेड की जाती है उसका उद्देश्य क्या है, किस कारण से प्रति व्यक्ति आय जो है उसकी गणना की जाती है, क्यों प्रति व्यक्ति आय कैलकुलेटेड की जाती है। प्रति व्यक्ति आय कैलकुलेटेड करने के पीछे रीजन है, ये प्रति व्यक्ति वस्तुओं व सेवाओं की उपलब्धता के रूप में आर्थिक प्रगति के मापने में मदद करती है, क्योंकि जो प्रति व्यक्ति आय जो निकाली जाती है उससे आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में जो है वो डिमांड कितनी क्रिएट हो सकती है, कैसे क्रिएट हो सकती है और कितनी क्रिएट हो सकती है। उसके अनुसार फिर आपका प्रोडक्शन और आपकी पॉलिसीज जो है वो बनेगी कि किस तरीके से अगर डिमांड कम हो रही है, उपलब्धता कम है तो उसको किस तरह से अपन बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है जनता द्वारा रखी गई मुद्रा आवश्यक भंडार और वाणिज्यिक बैंकों के अतिरिक्त भंडारण को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। जो जनता के पास में और बैंकों के पास में जो भंडार जो मुद्रा के रखे हुए हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, उच्च शक्ति या हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, हाई पावर्ड मनी उसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है किसी बंद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक समीकरण सही है। बंद अर्थव्यवस्था मींस कि इस तरह की अर्थव्यवस्था जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कोई कामकाज नहीं है, विदेशों से अपने पास में और अपने पास से विदेशों के पास में इनकम का कोई आदान प्रदान नहीं है, अपना अपने पास में दूसरे का दूसरे के पास में, तो उसको बोलते हैं अपन बंद अर्थव्यवस्था जिसमें विदेशी व्यापार नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आपका जीडीपी और जीएनपी जो आपका है ना वो हमेशा बराबर रहेगा, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो है वो जीरो रहती है हमेशा, क्योंकि न अपन विदेशों से कमाने जाते हैं न अपने लोग अपने यहाँ पे लोग कमाने के लिए आते हैं। बिल्कुल सही, जीडीपी और जीएनपी जो है वो हमेशा बंद अर्थव्यवस्था में इक्वल रहेगी। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कम करने की विधि है, निम्न में से कौन सा मेथड जो है वो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कम करने वाला मेथड है। सरकारी व्यय में कटौती, सरकारी व्यय में वृद्धि, सेंट्रल बैंक द्वारा अधिक मुद्रा जारी करना, वित्त मंत्री द्वारा कर की दर को कम करना। कर की दर को कम करना, मुद्रा जारी करना और सरकारी व्यय में वृद्धि करना, ये तीनों की तुलना मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाले मेथड है। क्या है, मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाले मेथड है। सरकारी व्यय में जब कटौती की जाती है तो लोगों के पास में पैसा कम जाएगा और कम जाएगा तो मुद्रा की सप्लाई कम होगी, जिसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। भारत के योजना आयोग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। जो योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी पंचवर्षीय योजनाओं के समय में, उसका उद्देश्य क्या था, स्तर सरकार की स्थापना करना,
विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, आय व धन संपदा संबंधी असमानताओं को कम करना। ये दोनों उद्देश्य थे लास्ट वाले आपके 3 और 4, सॉरी 3 और 4, 3 और 4 जो है वो आपके उद्देश्य थे कि पूर्ण रोजगार की प्राप्ति और आय व धन संपदा संबंधी असमानताओं को दूर करना जो है वो पूर्ण रोजगार का योजना आयोग का उद्देश्य था। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। खुले बाजार की प्रक्रियाएं, रेपो दर, प्रवर्ती रेपो दर और बैंक दर। खुले बाजार के ओपन मार्केट ऑपरेशन मींस कि आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना। तो बॉन्ड या सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना क्या हो गया आपका खुला बाजार की प्रक्रिया। रेपो दर मींस कि वाणिज्यिक बैंक को दिए जाने वाले ऋण की दर, बिल्कुल सही है। प्रवर्ती रेपो दर मींस कि धन को वापस वो निकालने की आरबीआई के द्वारा लेने की, और बैंक दर मींस कि धन को उधार देने की दर। तो 3, 2, सर इसके ऑप्शन गलत लिखे गए हैं, इसमें आपका 3, 2, 1 और 4 जो है वो आपका सही ऑप्शन होगा। 3, 2, 1 और 4। नेक्स्ट आपका है अधिशिष्ट मुद्रा कौन सी? अधिशिष्ट मुद्रा जो है वो आपकी कौन सी है? अधिशिष्ट मुद्रा जो है आपकी मौद्रिक नोट और सिक्के जो है वो आपकी अधिशिष्ट मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट आपका है भारत में वस्तु एवं सेवा कर परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? जो जीएसटी काउंसिल जो है उसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? जो जीएसटी काउंसिल जो है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता जो है वो वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। 1 जुलाई 2017 से आपके जो है वो जीएसटी लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 से है वो जीएसटी लागू किया गया था, और जीएसटी काउंसिल जो है उसकी अध्यक्षता जो है वो फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है उसके द्वारा की जाती है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं है, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का उद्देश्य जो है किसी प्रकार के लाभ के लिए प्राथमिक क्षेत्र का उद्देश्य जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? वानिकी। द्वितीय क्षेत्र का जो रहेगा वो यात्रा एजेंट के रूप में। तृतीय क्षेत्र जो रहेगा वो कंप्यूटर संकलन द्वितीय क्षेत्र का रहेगा। तृतीय क्षेत्र का यात्रा एजेंट, और गैर सरकारी क्षेत्र जो है वो आपका किसी प्रकार के लाभ के लिए जो काम नहीं करते वो आपका जो है वो रहेगा 2, 3 और 4 और 1 जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 जो है आपका सही ऑप्शन हो गया। भारत में चयनित कृषि वस्तुओं के प्रमाणन, वितरण, निर्यात और आयात संबंधी कार्य को करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च सहकारी संगठन जो है वो कौन सा है? बिल्कुल सही आपका 2, 3, 4 और 1। राष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च सहकारी संगठन जो कृषि वस्तुएं जो है उनके वितरण, निर्यात और आयात संबंधी गतिविधियों के लिए काम करता है वो कौन सा है? NAFED जो है वो आपके राष्ट्रीय स्तर पर जो कृषि वस्तुएं हैं उनके लिए काम करता है। भारत में विनिवेश का मुख्य उद्देश्य क्या था? विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट जो हुआ था उसके पीछे मुख्य उद्देश्य मेन लॉजिक है वो क्या था? वित्तीय अनुशासन में सुधार एवं आधुनिकीकरण को सरल बनाना, बिल्कुल है। कर्मचारियों को बोनस देने की कोई आवश्यकता नहीं, ये नहीं है। निष्पादन में सुधार हेतु प्रबंधकीय क्षमताओं को प्रभावशाली उपयोग करना, ये सही। महारत्नों जैसी उपलब्धियां प्रदान करना, ये नहीं है। तो कौन सा हो गया आपका 1 और 3 जो है वो आपका ऑप्शन हो गया कि डिसइन्वेस्टमेंट या सरकारी जो कंपनी है उनमें जो है वो क्यों जो है वो ये इस तरह के अपना रहे हैं, क्योंकि एक तो उसका वित्तीय अनुशासन घाटे में चल रही थी उसको बढ़ाना, और एक जो उसकी मैनेजमेंट जो कैपेसिटी है उसको अच्छी और स्ट्रॉन्ग करना। नेक्स्ट आपका है एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय CIGXM का क्रमशः अर्थ और उपयोग निवेश, सरकारी खर्च, कुल निर्यात और कुल आयात। तो इसका फॉर्मूला जो है वो आपका राष्ट्रीय आय का क्या रहेगा? तो राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस
इम्पोर्ट, ये आपकी हो गई राष्ट्रीय आय x माइनस एम। तो ये आपका जो है C प्लस है जो फॉर्मूला है वो आपका सही फॉर्मूला हो गया। तो ये थे आपकी आज की स्पेशल क्लास। सभी को थैंक यू, और एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से और बढ़िया से आपकी तैयारी को और रिवाइज करके एक बार, और फिर आप अच्छे से पेपर देके आए कंसंट्रेशन के साथ में और कॉन्फिडेंस के साथ में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।